हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है एजुकेशन फॉर, उसमें जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के सुझाव एवं संस्तुतियाँ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछले वीडियो या पिछले दिन जो कोर्स दिया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये आयोग 1952 में आया था और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर 23 सितंबर 1952 को इस आयोग की नियुक्ति हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है, और इन्होंने यानी इस आयोग ने भारत सरकार को 29 अगस्त 1953 को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। ठीक है, जो 244 पृष्ठों का क्या था, एक बेहद दस्तावेज था और इसमें जो ये दस्तावेज था इसको 14 प्रकरणों में मतलब बांटा गया था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में तो पढ़ा ही था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे, क्या क्या संस्तुतियां थी, क्या कहा गया है सुझाव में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो दिया गया है, जो संस्तुतियां रखी गई है, जो सुझाव की बात कहें तो पहला है कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इस आयोग ने क्या कहा कि जो प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए वो 4 या 5 वर्ष की होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्लास, है ना। दूसरा क्या है, सेकेंडरी शिक्षा 2 भागों में होना चाहिए। 2 भागों में कौन कौन सा होना चाहिए, जूनियर सेकेंडरी और दूसरा उच्चतर सेकेंडरी यानी हायर सेकेंडरी। अब देखिए, जूनियर सेकेंडरी जो है वो क्या है, 3 वर्ष का हो और जो उच्चतर सेकेंडरी है वो 4 वर्ष का हो। ठीक है, तो जूनियर सेकेंडरी जो हो वो मतलब क्लास 6, 7, 8 के लिए है और उच्चतर सेकेंडरी क्या है, 9, 10, 11, 12 के लिए है। ठीक है, तो इसने 2 भागों में इसको बांट दिया। आगे फिर इस आयोग का क्या था, एक मतलब सिफारिश, इसने ये कहा कि वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। यानी कि इस आयोग ने कहा कि जो परीक्षा प्रणाली हो, जो परीक्षण पद्धति हो, क्या हो, MCQ हो, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरीके की परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाना चाहिए। यानी कि इस आयोग ने यह भी कहा कि जो संख्यात्मक अंक विद्यार्थियों को दिया जाता है वो सांकेतिक अंक दिया जाना चाहिए, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम, है ना। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, ABCD, है ना, जो जैसे अंक मिलता है उसको मतलब ग्रेड सिस्टम में कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बात भी इस आयोग में कही गई। आगे देखिए क्या है कि उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय यानी कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य हो। ठीक है, तो इसमें यह भी कहा गया कि उच्च तथा उच्चतर जो माध्यमिक शिक्षा है इसके जो पाठ्यक्रम है उसमें एक मूल विषय होना चाहिए, यानी एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि मुख्य रूप से अनिवार्य हो, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ठीक है, तो ऐसे विषय में से एक विषय लेना अनिवार्य हो। आगे देखिए क्या है, ग्रामीण विद्यालय में कृषि शिक्षा होनी चाहिए। जो ग्रामीण विद्यालय है उसमें कृषि शिक्षा भी अनिवार्य कर दिया गया, मतलब होना चाहिए। कृषि शिक्षा की भी जानकारी विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए, यानी जो बालिकाएं हैं उनको गृह विज्ञान की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा से पहले 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक या बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा भी कि माध्यमिक शिक्षा लेने से पहले 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक या बेसिक शिक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे विद्यार्थियों को सेकेंडरी यानी माध्यमिक शिक्षा में एडमिशन करा दिया जाए, ऐसा नहीं। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा से पहले 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के लिए होना चाहिए तथा पाठ का चयन कक्षा 9 से अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए और कक्षा 9 से जो पाठ का चयन होना चाहिए वो अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर केवल एक सार्वजनिक परीक्षा हो। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है तो उसमें क्या हो, एक वार्षिक परीक्षा यानी एक सार्वजनिक रूप से परीक्षा हो जो इसका पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए। तो बीच में ऐसा नहीं कि बीच में बार बार परीक्षा ली जाए, ऐसा नहीं, मतलब इसका सार्वजनिक परीक्षा हो और कब हो, जब माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त हो जाए।
आगे देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी, कृषि, वाणिज्य आदि वर्गों की शिक्षा का प्रावधान किया जाए। यानी कि तकनीकी, टेक्निकल, कृषि यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी कि आपका कहने का मतलब यहाँ पर है कि तकनीकी शिक्षा भी हो, कृषि शिक्षा भी हो, कॉमर्शियल एजुकेशन भी हो, तो इन सारे सब्जेक्ट का मतलब शिक्षा दिया जाना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए ताकि उसे विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुरूप बनाया जा सके। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन हो और वो विद्यार्थियों के लेवल यानी स्तर और उसकी आवश्यकता और अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यता व क्षमता का विकास किया जाए। देखिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी होते हैं तो उनके विभिन्न योग्यता और क्षमता का विकास हो सके, है ना। यानी कि पाठ्यक्रम मतलब इस प्रकार का हो जो कि विद्यार्थियों को जीवंत से जोड़े, सामाजिकता से जोड़े, है ना, नैतिक व्यवहार से, मूल व्यवहार से जोड़े, तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थियों में क्या करे, सामाजिकता का भाव उत्पन्न करे, जो कि सामाजिक जीवन से उनके अंदर एक घनिष्ठ संबंध भी उत्पन्न करे, यानी एक घनिष्ठता भी उनके अंदर आए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सामाजिकता का, मानवता का एक व्यवहार हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय नहीं होने चाहिए जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। पाठ्यक्रम के विषय में अंत संबंध होना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय नहीं होने चाहिए जिसका कि दूर दूर तक संबंध ना हो एक दूसरे से, है ना। तो अब जैसे सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, विषय ऐसा होना चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंध रखते हों। ठीक है ना, जैसे आपका हो गया मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कह लीजिए। तो संबंध मतलब विषय ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे से कुछ न कुछ चीजों में संबंध हो उनका। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या कहा गया है, शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बालकों में गुणों का विकास भी करना है। देखिए, शिक्षण विधि ऐसा होना चाहिए जो कि बालकों में केवल ज्ञान का विकास ना करे बल्कि उनमें गुणों का भी विकास करे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, आगे देखते हैं कि जो शिक्षण में रटन प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यानी कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो कि बालकों में गुणों का विकास करे, ठीक है, उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाए। तो इसलिए शिक्षा क्या हो, रटन नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों में एक सोच, एक समझ और एक बोधात्मक चीजों को पैदा करे, है ना। तो इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, शिक्षण को सफल एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए गतिविधि आधारित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो शिक्षण है उसको सफल व रुचिपूर्ण बनाने के लिए गतिविधि आधारित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, अभी आप लोग पढ़ेंगे भी एजुकेशन 3 में, जैसे फ्रोवेल की जो शिक्षा है ना। तो फ्रोवेल ने सीधे कहा कि जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, उनको किंडरगार्टन विधि के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। अगर मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी भी कहती हैं कि बालकों को गतिविधि यानी कि खेल विधि के द्वारा उनको पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो बालकों को सफल मतलब या रुचिपूर्ण बनाने के लिए कहा जाए तो जो शिक्षण विधि है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्यालयों में सहयोग प्रेम की भावना को विकसित करने के लिए उन विधियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए जो इन गुणों की वृद्धि करने में सहायक हों। ठीक है, यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय में सहयोग प्रेम की भावना विकसित करने के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका इस आयोग ने ये भी कहा कि एनसीसी कैडेट, एनसीसी का भी होना चाहिए और स्काउट गाइड होना चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार के खेल होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि विद्यालय में सहयोग प्रेम की भावना विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न होगी, ठीक है, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सहायक होगा। आगे देखिए क्या है, उन विधियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिनके द्वारा सभी बौद्धिक स्तर के विद्यार्थियों का अधिगम संभव हो सके। देखिए, शिक्षण कार्य के दौरान उन विधियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिनके द्वारा सभी प्रकार के जो बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको अधिगम मतलब करने में आसानी हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्लास में सभी जो बालक होते हैं सबकी जो बुद्धि लब्धि होती है ना, एक समान नहीं होती है ना। तो जो शिक्षा जो दी जाए
जो शिक्षण कार्य हो तो शिक्षण कार्य इस प्रकार का हो कि जो बच्चा तेज है, जो एवरेज है या जो कम है, तो उन शिक्षण कार्य के दौरान बालक को समझ में आ जाए। जो तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं, तो शिक्षण कार्य या शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा बालकों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए वो अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि उनका अधिगम संभव हो, वो अच्छे से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, ताकि उनके बौद्धिक स्तर का विकास भी हो सके। तो ये सारे इस आयोग के अंतर्गत कहा गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, आई होप। और आगे के क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक से फिर मिलेंगे, और आशा करती हूँ कि आज जितना भी हमने आप लोगों को पढ़ाया तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके पहले क्लास में ध्यान रखिएगा, जो आप लोग आयोग पढ़ रहे हैं तो आयोग में से कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन से आयोग की नियुक्ति कब हुई, और कौन से आयोग में क्या कहा गया, और कौन से आयोग में किस चीज़ पे फोकस किया गया। जैसे अगर हम लोग राधा कृष्णन कमीशन की बात करें तो उसने विश्वविद्यालय शिक्षा पे फोकस किया, ठीक है, हायर एजुकेशन पे किया फोकस। अब यहाँ पे अगर जैसे हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा आयोग किस पे फोकस किया है, हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा पे फोकस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, कब आया, और कौन से शिक्षा पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।